तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है चेतन नैथानी और इस वीडियो के लिए मैं आपका होस्ट हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, ये हमारा राशि सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा। तो अगर आपने पहले वाले 2-3 वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो उन्हें जाकर। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली राशि कैसे पढ़ें, कैसे अप्रोच करें राशियों को, राइट, कैसे उन्हें समझें, राशियों को समझना जरूरी क्यों है, ये सब हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राशि के तत्व क्या होते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि फायर एलिमेंट की राशि है या फिर अग्नि तत्व की राशि है या फिर पृथ्वी तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये हमने दूसरे वीडियो में समझा था। इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, या इस तत्व की राशि के जातक किस तरह से काम करेंगे या चीज़ों को किस तरह से लेंगे, ये हमने दूसरे वीडियो में देखा था। साथ ही हमने देखी थी मोडालिटीज़, मतलब चर राशि है, अचर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, ठीक है, मूवेबल, इमूवेबल, म्यूटेबल, इनम्यूटेबल और ड्यूअल नेचर की राशि है। तो इनका मतलब क्या है, इनको कैसे समझें। तीसरे वीडियो में हमने देखा था, जनरली लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है मून साइन और लग्न साइन, असेंडेंट का मतलब क्या है। मतलब अगर मून में कोई राशि आ गई तो उसका क्या मतलब है, और मतलब मून किसी राशि में बैठा है तो उसका क्या मतलब है, और लग्न आपका असेंडेंट किसी पर्टिकुलर राशि में है तो उसका क्या मतलब है, कैसे अप्रोच करेंगे या कैसे देखेंगे उन चीज़ों को, ये हमने तीसरे वीडियो में समझा था। अब चौथा ये हमारा एक फाइनल वीडियो है। इस वीडियो में हम सभी राशियों के एट्रीब्यूट समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली क्या था, मैंने देखा कि ये वीडियो में अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगा इस तरह से तो मुझे काफ़ी लंबा वीडियो है, और क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता तो मैंने हर एक राशि का शॉर्ट्स बनाए बेसिकली, और उन शॉर्ट्स का आप देखेंगे चैनल में वो शॉर्ट्स पड़े होंगे हर एक राशि के, और उन शॉर्ट्स के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था। मतलब सबसे पहले हर राशि के बारे में हमने ये समझा कि मतलब अगर आप शॉर्ट्स जाकर देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे सबसे पहले बेसिकली उस राशि का सिंबल क्या दर्शाता है या वो राशि का बेसिक स्वभाव क्या है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद ये बताया गया, उस किसी भी शॉर्ट्स में ये बताया गया कि उस राशि का लगन किसी व्यक्ति का होगा तो वो किस प्रकार का होगा या किस प्रकार के काम करेगा, ठीक है। चूंकि मून मानसिक स्थिति बताता है तो हमने ये भी बताया हर शॉर्ट्स में कि मून किसी पर्टिकुलर राशि में पड़ेगा तो उस व्यक्ति की किस तरह की सोच होगी, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि वो राशि किन पर्टिकुलर 3 घरों में अच्छा काम करेगी और किन पर्टिकुलर 3 घरों में बुरा काम करेगी, मतलब बुरा मतलब अच्छा काम नहीं करेगी, ठीक है। तो जो भी मैंने नोट्स बनाए थे ये मैं अपने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, 3-3 या 4-4 के ग्रुप में। आप उसका मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको अपने पास रख सकते हैं कभी भी रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये वीडियो पे इस समय चल रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है इस वाले लास्ट वीडियो में कि उन सारे शॉर्ट्स को जोड़कर, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट्स पसंद नहीं होता, प्लस शॉर्ट्स क्या होता है, एक जो हमने शॉर्ट्स बनाया उसमें एक तरह का मतलब आर्टिस्टिक लिबर्टी लेने की कोशिश की है। मतलब वो ताकि क्योंकि शॉर्ट्स देखने वालों का थोड़ा सा माइंड सेम डिफरेंट होता है, तो थोड़ी सी आर्टिस्टिक लिबर्टी ली है। तो उसको और शॉर्ट्स में टाइम कम रहता है तो उस तरह से एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब कई सारे कीवर्ड्स होते हैं कई चीज़ों में, तो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो प्रीफेस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ
ये इसीलिए मैंने रखा है ताकि जो भी लॉन्ग वीडियो देखने वाले हैं वो ये समझ जाए कि इसमें क्या क्या कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन एक ही है बेसिकली, जो मैंने अपने कई सारे पुराने वीडियोस में देखा है कि किसी भी चीज़ को कंक्रीट मान के नहीं चलना है। मतलब अगर ये कहा गया है कि ये राशि इस घर में अच्छा काम नहीं करेगी तो इन जनरल वो ठीक हो सकता है, मतलब मोस्ट लाइकली वो ठीक होगा। कहने का मतलब है दुनिया में 70% लोगों के लिए वो ठीक होगा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ठीक होगा, कुछ लोगों के लिए कम ठीक होगा, पर वो हार्ड एंड फास्ट फैक्ट नहीं है कि वो ठीक ही होगा। कहने का मतलब है कोई आदमी कार्मिकली अलाइंड है तो भले ही वो राशि उस घर में अच्छा काम हो सकता है ना करे इन जनरल, पर उस व्यक्ति के लिए सही काम करेगी। और ये बात मतलब मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में कि चीज़ें इस तरह से ही काम करती हैं, तो इस तरह से ही उसे देखें। मतलब जो भी चीज़ें उनमें कही हैं वो मोस्ट लाइकली सही होंगी, पर 100% सही हो नहीं हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ में ऐसा ही होता है, मतलब कोई भी चीज़ हार्ड फैक्ट नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में। हर चीज़ इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्मिक अलाइनमेंट उस व्यक्ति का कैसा है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो हमने वो शॉर्ट जोड़े और एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए बनाया जो भी पूरी नॉलेज देना चाहते हैं, अलग अलग शॉर्ट्स में नहीं जाना चाहते, एक साथ में नॉलेज देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। प्लस स्क्रीन शॉट्स मेरे नोट्स का मैंने आपके लिए लगा ही दिया था, ठीक है। आप चाहे तो बैग जाकर उन स्क्रीन शॉट्स को ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं एज अ रेफरेंस। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जिनने राशि वीडियोस को देखा, और बस अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सारे राशियों के एट्रीब्यूट्स एक साथ एक एक करके सारी राशि आएंगी, और जो भी आप चाहें अपने नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि को हमेशा नई शुरुआतों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, एरीज का सिंबल है भेड़ का सर, और जैसे भेड़ लड़ाई करते वक्त हमेशा अपने सिर से हमला करता है, वैसे ही एरीज लग्न वाले किसी भी प्रॉब्लम को हेड फर्स्ट अप्रोच से डील करते हैं। एरीज लग्न वाले बोल्ड, फास्ट, इंडिपेंडेंट और नई चीज की शुरुआत के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ये लोग डायरेक्ट बात करते हैं, इन्हें बात घुमा फिरा के करना पसंद नहीं होता। पर दोस्तों, कई बार अपनी बिना सोचे समझे काम करने की आदत के चलते ये लोग मुसीबत में भी फंस जाते हैं। ये लोग अग्रेसिव होते हैं और इनकी लाइफ का मकसद है चैलेंज फेस करना और एक्ट करना। दोस्तों, मून जहां भी बैठा होता है वो आपके मन का कारक है। अगर आपका मून एरीज यानी कि मेष राशि में बैठा है तो आप पैशनेट होंगे और रिएक्टिव होंगे। पर अगर मून एफ्लिक्टेड है तो ये लोग आसानी से इरिटेट भी हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे गाड़ी की शुरुआत करते वक्त उसे एक रॉ पावर चाहिए होती है जो कि फर्स्ट गियर देता है, वैसे ही एरीज राशि में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। एरीज राशि आपके किसी भी भाव में पड़ेगी, वहां पर आप जीवन में कई बार नई शुरुआत करेंगे। उस भाव को हमेशा आप अग्रेसिवनेस, सडननेस, चैलेंजेस और इनिशिएटिव से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, एरीज राशि उन भावों में अच्छा काम करेगी जहां पर आपको एक्शन या फाइट की जरूरत होती है, जैसे कि 3 जो कि आपके पराक्रम का भाव है, जैसे कि 6 जहां पे आपको अपने दुश्मनों से, रोग ऋण शत्रुओं से लड़ना है, जैसे कि 10 जहां पे आपको कर्म करना है। एरीज राशि उन भावों में अच्छा काम नहीं करेगी जहां पर आपको पेशेंस की जरूरत है, जैसे कि 2 जो आपके कुटुंब या आपकी बोली का हाउस है, जैसे कि 4 जो आपके कंफर्ट्स का हाउस है, जैसे कि 7 जो कॉपरेशन का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है। वृषभ यानी टॉरस। दोस्तों, वृषभ की एनर्जी स्लो एंड स्टेडी, ग्राउंडेडनेस और प्रैक्टिकल थिंकिंग की एनर्जी है। टॉरस का सिंबल है बुल, और एक बुल की तरह ये लोग शांत मगर मजबूत, स्लो मूवर और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। पर इनको कोई छेड़ दे तो ये उसको कभी भूलते नहीं। ये लोग डिपेंडेबल होते हैं, आप इन पे आसानी से भरोसा कर सकते हैं। पर अगर लगन एफ्लिक्ट हो जाए तो ये थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, और कई बार देखा गया है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं होता। दोस्तों, जिनका मून टॉरस राशि में बैठा हो तो ऐसे लोग शांत और लॉयल होते हैं, आप इन पे आसानी से भरोसा कर सकते हैं।
पर ये लोग किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते और भरोसा कर लिया तो आसानी से नाराज भी नहीं होते, पर एक बार ये नाराज हो गए तो आसानी से मानते भी नहीं और हमेशा दिल में बात रखते हैं। दोस्तों, टॉरस राशि किसी भी भाव में बैठी हो तो उस भाव में आप स्टेबिलिटी और पेशेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टॉरस राशि ऐसे भाव में अच्छा काम करती है जहां पर हमें पेशेंस और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, जैसे कि 2 जो आपके संचित धन और कुटुंब का भाव है, जैसे कि 4 जो आपके कंफर्ट्स का भाव है, और जैसे कि 11 जो आपके इनकम का भाव है। टॉरस राशि ऐसे भाव में अच्छा काम नहीं करती जहां पर आपको एजिलिटी और स्पीड चाहिए होती है, जैसे कि 3 जो कि आपके करेज का भाव है, जैसे कि 6 जो आपके शत्रुओं का भाव है। दोस्तों, टॉरस राशि ऐसे भाव में भी अच्छा काम नहीं करती जहां पर आपको लेट गो करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 12 जेमिनी यानी मिथुन राशि। दोस्तों, इनका सिंबल है ट्विंस यानी 2 व्यक्ति जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये सिंबल कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को दर्शाता है। जेमिनी वायु तत्व की एक बेहद एक्टिव राशि है। जेमिनी लग्न वाले व्यक्ति फ्रेंडली और अप्रोचेबल होते हैं। ये लोग बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बातों के मास्टर होते हैं, और पहली नज़र में यूजली स्मार्ट भी प्रतीत होते हैं। ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं, मतलब कि एक बार में कई सारे काम एक साथ संभाल सकते हैं। पर अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जिसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट और इनडिसिसिव प्रतीत होते हैं। मतलब कि ये लोग बार बार अपना डिसीजन बदलते हैं। दोस्तों, अगर किसी का मून जेमिनी राशि में हो तो ऐसे लोगों को लगातार मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होता है। ये लोग तेजी से सोचते हैं, ज़्यादा बोलते हैं और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ एक साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मून रिफ्लेक्ट हो जाए तो ऐसे लोग रेस्टलेस हो सकते हैं और इन्हें एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, जेमिनी राशि आपकी कुंडली में कहीं भी आ जाए तो आप उस घर को एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। और जेमिनी राशि ऐसे घरों में अच्छा काम करती है जहां पर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 3 जो कि आपके इनकॉन्शियस माइंड, आक्रम और फ्रेंड्स का हाउस है। जेमिनी राशि कई बार 5वें हाउस में भी अच्छा काम करती है, जो कि आपके क्रिएटिविटी और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहता है। जेमिनी राशि 7वें में भी अच्छा काम करती है, जो कि आपकी पार्टनरशिप्स और स्पाउस का हाउस है। जेमिनी राशि 9वें और 10वें घर में उन लोगों के लिए अच्छा काम करती है जिनको प्रोफेशन में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टीचिंग, जैसे कि सोशल मीडिया। जेमिनी राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर आपको इमोशनल डेप्थ की आवश्यकता है, जैसे कि 2 जो कि आपके कुटुंब का हाउस है, जैसे कि 4 जो कि आपके इमोशंस का भी हाउस है, जैसे कि 8 जो कि गुण ज्ञान का हाउस है, और जैसे कि 12 जो कि छोड़ने का और आइसोलेशन का हाउस है। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि का सिंबल है केकड़ा, और जैसे केकड़ा सीधा नहीं टेढ़ा चलता है, उसी प्रकार से कर्क राशि वाले सीधे नहीं बल्कि भावनाओं के सहारे चलते हैं। कर्क राशि जल तत्व की एक चर राशि है। भावनाएं इनकी ताकत भी हैं और कमजोरी भी। भले ही ये बाहर से दिखने में सख्त लगे, लेकिन अंदर से उतने ही नर्म होते हैं। दोस्तों, कर्क लग्न के लोग जनरली केयरिंग और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ये अपने आसपास के लोगों का खूब ख्याल रखते हैं और उनके बारे में काफी सोचते हैं। पर अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये किसी भी चीज से ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं और दिक्कत आने पर डिसीजन दिमाग से नहीं दिल से लेते हैं, भावनाओं के प्रभाव में लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका मून यानी कि चंद्र कर्क राशि में है तो आप सेंसिटिव और इमोशनल हो सकते हैं। प्यार, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पर अगर मून अफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं और ये लोग काफी ओवरथिंक करते हैं। दोस्तों, कर्क राशि ऐसे घरों में अच्छा काम करती है जहां पर इमोशंस और केयरिंग की आवश्यकता है, जैसे कि 4था हाउस जो कि आपके कंफर्ट्स का हाउस है, जैसे कि 7वां हाउस जो कि आपके स्पाउस और मैरिज का हाउस है, जैसे कि 5वां हाउस जो कि आपके बच्चों और क्रिएटिविटी का हाउस है। कर्क राशि ऐसे घरों में अच्छा काम नहीं करती है जहां पर आपको लॉजिक और टफनेस की आवश्यकता होती है, जैसे कि 6ठा हाउस जो कि आपके एनिमीज का हाउस है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, जो कि डिफिकल्टीज का हाउस है, जैसे कि 10वां हाउस जो कि कैरियर का हाउस है,
जो कि अथॉरिटी का हाउस है, जैसे कि 12वां हाउस जो कि आइसोलेशन का हाउस है, जो कि लॉसेस का हाउस है। लियो यानी सिंह राशि। दोस्तों, शेर की तरह ही कॉन्फिडेंस, रॉयल्टी, अथॉरिटी और डिग्निटी लियो लग्न वालों का नेचुरल बिहेवियर है। लियो एक अग्नि तत्व की राशि है। ये लोग बोल्ड, कॉन्फिडेंट और कमांडिंग होते हैं। जहां लियो लग्न के व्यक्ति खड़े होते हैं, अथॉरिटी फॉलो करती है। इनका गोल सिंपल है, शाइन करना और अपनी वैल्यू फील कराना। पर अगर लग्न एफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। स्ट्रेस में आने पर ये लोग फाइट तो करते हैं, पर उससे भी पहले अपनी ईगो प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मून लियो राशि में बैठा हो तो ऐसे लोग बड़े दिल वाले और पैशनेट होते हैं। ये लोग अपने आसपास वालों से हमेशा रेस्पेक्ट और अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हैं। पर अगर मून एफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोग भी इगोइस्टिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, लियो राशि हमेशा उन घरों पर अच्छा काम करती है जहां पर आपको पावर और अथॉरिटी चाहिए होती है। पहले घर में लियो राशि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देती है। 5th हाउस में लियो राशि आपको रिस्पॉन्सिबल और ओनरशिप लेने वाला व्यक्ति बनाती है। 9th हाउस में लियो राशि भाग्य और फेम के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। 10th हाउस में लियो राशि आपको कैरियर में लीडरशिप रोल दे सकती है। दोस्तों, लियो राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर ईगो की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि 4था हाउस, जहां पर ईगो की वजह से कई तरह के डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 7वां हाउस, जहां पर ईगो इश्यूज की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि 12वां हाउस, जहां पर ईगो की वजह से आपको सरेंडर करने में दिक्कत आ सकती है। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो राशि का सिंबल है हाथ में गेहूं की बाली पकड़ी हुई ये कन्या। जहां कन्या प्योरिटी यानी शुद्धता को दर्शाती है, वहां गेहूं की बाली यूजफुलनेस यानी किसी के लिए काम आने की क्षमता को बताती है। ये एक पृथ्वी तत्व की द्विस्वभाव राशि है। ये एक साधना की राशि है, वो साधना जो जंगलों में नहीं दुनिया में रहते हुए होती है। रोजाना मुश्किलों से लड़ना, बिना किसी अप्रिशिएशन के, बिना किसी रिवॉर्ड के, आत्मा की शुद्धता के लिए, जो आपको कर्म बंधन से मुक्त करके परमात्मा से मिलाती है। दोस्तों, कन्या लग्न के व्यक्ति ग्राउंडेड और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल पर डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड और मॉडेस्ट होते हैं। दिखावा नहीं, सिर्फ असली काम। ना प्रदर्शन, ना प्रचार, बस परिणाम। शोर नहीं, समाधान। इनका गोल सिंपल है, इम्प्रूव करना, रिफाइन करना और सर्व करना। पर अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये परफेक्शन की चाह में दूसरों पर ही नहीं, खुद पर भी ज्यादा ही कठोर हो जाते हैं और आराम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अगर मून कन्या लग्न में बैठा हो तो ये लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हैं। किसी की हेल्प करना या किसी की सर्विस करना ही इनका प्रेम का प्रदर्शन करने का तरीका होता है। पर अगर मून अफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोग ओवरथिंक करते हैं और अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, कन्या राशि ऐसे घरों में अच्छा काम करती है जहां पर आपको एनालिसिस और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि 6ठा हाउस, जहां पर आपको मुश्किलों से लड़ना पड़ता है और लगातार इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि 10वां हाउस, जहां पर यह राशि आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कन्या राशि ऐसे घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर आपको इमोशंस और फ्री फ्लो की आवश्यकता होती है, जैसे कि 4था हाउस, जो कि आपके इमोशंस और कंफर्ट्स का हाउस है, जैसे कि 7वां हाउस। यहाँ पे कन्या राशि होने की वजह से आप अपने मैरिज और रिलेशनशिप्स को ज्यादा ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जैसे कि 8वां हाउस, जो कि आपके डीप इमोशंस और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। यहाँ पे कन्या राशि होने से आप सरेंडर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि का सिंबल है तराजू, और जैसे तराजू का उद्देश्य दो भागों के बीच में संतुलन स्थापित करना होता है, वैसे ही तुला लग्न वालों के जीवन का उद्देश्य भी जीवन में संतुलन स्थापित करना होता है। संतुलन, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन, अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच में संतुलन। तुला लग्न वाले व्यक्ति हमेशा ये जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुला वायु तत्व की
एक चर राशि है। जनरली देखने में तुला लग्न वाले गुड लुकिंग, क्लासी और ग्रेसफुल होते हैं। इनका स्वभाव अमूमन विनम्र और मधुर होता है। दोस्तों, संतुलन बनाना इनके स्वभाव में होता है और जहाँ संतुलन होता है रिश्ते अपने आप ही मजबूत और सुखद रहते हैं। लेकिन अगर लग्न एफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग पीपल प्लीजिंग हो सकते हैं। इनको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। दोस्तों, किसी का मून तुला राशि में बैठा हो तो ऐसे लोग स्वीट, रोमांटिक और अफेक्शनेट होते हैं। इनको कठोर व्यवहार और आर्गुमेंट से सख्त नफरत होती है। ये लोग जनरली अकेले रहना पसंद नहीं करते। अगर मून एफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोग इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, तुला राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको कनेक्शंस और रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि 7वां हाउस जो कि आपकी मैरिज का हाउस है, जैसे कि 11वां हाउस जो कि आपके सोशल सर्कल और सोशल ग्रुप्स का हाउस है। दोस्तों, तुला राशि ऐसे घरों में अच्छा काम नहीं करती जहाँ पर आपको करेज और डिसिसिव होने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 6ठा हाउस जो कि आपके शत्रुओं का भाव है। यहाँ पे तुला राशि का शांतिप्रिय स्वभाव इस घर के अनुकूल नहीं होता। जैसे कि 10वां हाउस, यहाँ पे तुला राशि होने की वजह से पात्र हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा। जैसे कि 12वां हाउस, यहाँ पर तुला राशि होने की वजह से पात्र हमेशा ओवरथिंक करता रहेगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। दोस्तों, स्कॉर्पियो राशि का सिंबल है स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। और जैसे बिच्छू जमीन के नीचे जीता है वैसे ही स्कॉर्पियो लग्न वालों की स्ट्रेंथ होती है डेप्थ और सीक्रेसी। स्कॉर्पियो लग्न वालों की खासियत होती है ये दिखते कम है, महसूस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, स्कॉर्पियो जल तत्व की एक अचर राशि है। स्कॉर्पियो लग्न वाले लॉयल होते हैं। ये लोग जल्दी से कमिटमेंट नहीं करते, लेकिन अगर कमिटमेंट कर दी तो जी जान से उसे निभाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकी आंखों में एक तरह की इंटेंसिटी होती है, शार्प फोकस, सब कुछ नोटिस करते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो ये लोग उसका सामना निडरता से करते हैं। अगर लग्न एफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग अक्सर अपने राज खुद तक ही रखते हैं। इनकी भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि दूसरों को भारी लग सकती हैं। दोस्तों, अगर मून स्कॉर्पियो राशि में बैठा हो तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये लोग काफी गहरी सोच वाले होते हैं। ये लोग बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होते हैं और डीप सोल कनेक्शन पे विश्वास करते हैं, और वो कनेक्शन ये लोग अपने स्ट्रांग इंट्यूशन से महसूस कर लेते हैं। अगर मून एफ्लिक्ट हो जाए तो सीक्रेसी माइंड के डिस्टर्बेंस में बदल जाती है और पेनफुल चीजों और एक्सपीरियंसेस को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। स्कॉर्पियो राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहां पर इंटेंसिटी, डेप्थ, करेज और ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अगर तीसरे घर और छठे घर में स्कॉर्पियो राशि हो तो ऐसे पात्र मुश्किलों से लड़ने में जुझारू और करेजियस होते हैं। अगर 10वें हाउस में स्कॉर्पियो राशि हो तो यह आपको लगातार ट्रांसफॉर्मेशन देती है और ग्रोथ की ओर अग्रसर करती है। दोस्तों, स्कॉर्पियो राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर शांति और खुलेपन की आवश्यकता होती है, जैसे कि 4था हाउस जो कि आपके इमोशंस का हाउस है, जैसे कि 7वां हाउस जो कि आपकी मैरिज का हाउस है और यहाँ पर हमेशा ओपननेस की आवश्यकता होती है, जैसे कि 12वां हाउस, यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि आपको एंग्जाइटी दे सकती है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि का सिंबल है आधा इंसान जो कि एक तीरंदाज है और आधा घोड़ा। तीरंदाज जहां हाई एम और हाई गोल्स को दर्शाता है, वहीं घोड़ा एक्सप्लोर और ट्रैवल करने की इच्छा को दर्शाता है। आधा मानव और आधा घोड़ा यानी विजडम भी और पावर भी। धनु एक अग्नि तत्व की चर राशि है। दोस्तों, धनु लग्न वाले जनरली पॉजिटिव वाइब्स, बेबाक यानी साफ सीधी बात करने वाले और बड़ी सोच वाले होते हैं। इनका लाइफ गोल सिंपल है, जीवन को गहराई से अनुभव करना, सीमाओं को तोड़ना और लगातार विस्तार करना, यानी सीमाओं के बाहर जाकर जीवन को जीना। दोस्तों, प्रेशर आने पर या तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते और या फिर सिचुएशन को पूरी तरह से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। अगर लग्न एफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस और इम्पल्सिव हो सकते हैं। इनको कोई भी रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है और ये किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मून धनु राशि में हो तो ऐसे लोग आशावादी और पैशनेट हो सकते हैं, अपने सपनों पे विश्वास और अपने बिलीफ्स पे फेथ। दोस्तों, प्रेशर आने पर जनरली ये लोग ओवरथिंक करते हैं
और कटु सत्य बोलने से भी पीछे नहीं हटते, जो कि अक्सर लोगों को चुभ जाते हैं। दोस्तों, धनु राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहां पर प्रेरणा, ज्ञान, विस्तार और यात्रा की आवश्यकता होती है। पहले घर में धनु राशि पात्र को आशावादी और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी देती है। पांचवें घर में धनु राशि पात्र को क्रिएटिव और इंस्पायरिंग बनाती है। नौवें घर में धनु राशि पात्र को उच्च शिक्षा तथा देश विदेश की यात्राएं दे सकती है। दोस्तों, धनु राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर रूटीन फॉलो करने और डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता होती है, जैसे कि दूसरा घर। यहाँ पर मनी मैटर्स में डिसिप्लिन ना होने की वजह से दिक्कत आ सकती है। जैसे कि छठा हाउस, यहाँ पे धनु राशि का आजाद किस्म का स्वभाव जनरली पात्र को रूटीन और ड्यूटीज फॉलो करने में दिक्कत दे सकता है। सातवें हाउस में धनु राशि होने की वजह से पात्र जनरली रिलेशनशिप में कमिट नहीं हो पाते हैं या कमिट करने में परेशानी महसूस करते हैं। 10वें हाउस में धनु राशि कैरियर में इनडिसिप्लिन दे सकती है, जो कि पात्र की कैरियर की ग्रोथ के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। दोस्तों, मकर राशि का सिंबल है एक माउंटेन गोट, और जैसे एक माउंटेन गोट धीरे धीरे लेकिन स्टेडीली ऊपर जाती है, कैप्रिकॉर्न लग्न वाले भी लगातार मेहनत करके धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। मेहनत धीरे धीरे, रोज, लगातार, पर सबसे महत्वपूर्ण है सबसे ऊपर पहुंचना। दोस्तों, कैप्रिकॉर्न एक पृथ्वी तत्व की चर राशि है और बाकी पृथ्वी तत्व की राशियों की तरह मकर लग्न वाले भी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होते हैं। मकर लग्न वाले एक्सक्यूजेस पर नहीं, रिजल्ट पे ध्यान देते हैं और जिम्मेदारी यानी कि ओनरशिप लेने से कभी पीछे नहीं हटते। ये लोग एम्बिशियस होने के साथ साथ डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। इनमें धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं होती। इनकी जिंदगी का लक्ष्य होता है जीवन में सम्मान, सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अगर प्रेशर आए तो मकर लग्न वाले कंप्लेन नहीं करते और ज्यादा काम करते हैं, साइलेंटली, रिलेंटलेसली। दोस्तों, अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कई बार वर्कोहलिक भी होते हैं। इनका फोकस कैरियर पे ज्यादा ही होता है और कई बार ये लोग असफलता से बहुत डरते हैं। दोस्तों, अगर मून यानी कि चंद्र मकर राशि में हो तो ऐसे लोग शांत और संयमित होते हैं। ये लोग जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते और सोच समझ के प्रतिक्रिया देते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य होता है समाज में सुरक्षा और सम्मान प्राप्त करना। दोस्तों, मकर राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहां पर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर अप्रोच की आवश्यकता होती है। अगर मकर राशि छठे घर में हो तो पात्र डिसिप्लिन होता है और रूटीन फॉलो करने वाला होता है। 10वें घर में मकर राशि कैरियर और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। 11वें घर में मकर राशि आपकी इनकम को स्लोली लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाती है। मकर राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और भावनात्मक आवश्यकता होती है। 5वें घर में मकर राशि आपके रोमांस और क्रिएटिविटी के लिए अच्छी नहीं होती। 7वें घर में मकर राशि आपके मैरिज और रिलेशनशिप्स को बोरिंग बना देती है। 12वें घर में मकर राशि होने की वजह से आप चीजों को लेट गो नहीं कर पाते। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि का सिंबल है एक घड़े से पानी बहाता हुआ इंसान। असल में पानी नहीं, नॉलेज बहाते हैं। नए आइडियाज, इनोवेशन और कॉन्शियसनेस दुनिया को देने की कोशिश करते हैं। कुंभ एक वायु तत्व की अचर राशि है। कुंभ लग्न वाले कुछ अलग यानी कि यूनिक या फिर फ्यूचरिस्टिक सोच वाले हो सकते हैं। इनको नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और इनोवेशंस को समझने में बड़ा मजा आता है। ये लोग या तो सोशल मीडिया में या किसी समाज में या फिर किसी बड़े सोशल ग्रुप में काफी एक्टिव हो सकते हैं। इनकी लाइफ का गोल होता है पुरानी दकियानुसी मान्यताओं को तोड़ना, नए विचारों और नई मान्यताओं पर काम करना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। अगर प्रेशर आए तो कुंभ लग्न वाले लड़ते नहीं है, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आइसोलेशन इनके लिए एक तरह का डिफेंस है। अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग अपने ओपिनियंस में थोड़े अड़ियल हो सकते हैं। कई बार इनके व्यवहार का अनुमान लगाना या इनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है और कई बार ये लोग दीन दुनिया से कटे कटे से रह सकते हैं। दोस्तों, अगर मून यानी कि चंद्र एक्वेरियस में हो तो ऐसे लोगों का मिजाज दोस्ताना होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये लोग आजाद ख्याल वाले होते हैं पर इनकी सोच एकदम यूनिक होती है, सबसे अलग। दोस्तों, अगर मून अफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग
किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने मन के अंदर ही दबा कर रख लेते हैं। इनकी पसंद सिर्फ इनको ही अच्छी लगती है, बाकी किसी को भी समझ में नहीं आती। दोस्तों, कुंभ राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहां पर नए और यूनिक आइडियाज की जरूरत होती है। थर्ड हाउस में कुंभ राशि आपको नए आइडियाज और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। नाइन्थ हाउस में कुंभ राशि आपको फिलोसफिकल और उच्च विचारधारा से जोड़ती है। 10th हाउस में कुंभ राशि आपको ऐसे कैरियर में सक्सेसफुल बनाती है जिसका एक सोशल इम्पैक्ट हो। 11th हाउस में कुंभ राशि सोशल ग्रुप्स और नेटवर्क्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कुंभ राशि ऐसे घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर इमोशनल नीड्स हो या फिर ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत हो। 4th हाउस में कुंभ राशि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग्स के लिए अच्छा काम नहीं करती। 5th हाउस में कुंभ राशि की वजह से आपके रोमांस और फन में दिक्कत आ सकती है। 7th हाउस में कुंभ राशि होने की वजह से आप इमोशनल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिससे कि आपके मैरिज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पाइसेस यानी मीन राशि। दोस्तों, पाइसेस का सिंबल है 2 मछलियां, एक काली एक सफेद, एक ऊपर एक नीचे। दोस्तों, ये मछलियां 2 दुनियाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड। दोस्तों, पाइसेस 2 दुनिया के बीच का एक पुल है, स्पिरिचुअल दुनिया और मटेरियल दुनिया। पाइसेस एक जल तत्व की द्विस्वभाव राशि है। पाइसेस यानी कि मीन लग्न वाले अक्सर शांत और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। कोई इनसे मदद मांगे तो ये लोग पीछे नहीं हटते। ये लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं और इनकी प्रेजेंस में एक तरह की हीलिंग का अनुभव होता है। ये लोग धार्मिक हो ना हो, आध्यात्मिक जरूर होते हैं। सारा संसार इनका घर है और सबको प्यार करने की इनकी आदत। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं। इनकी लाइफ का मकसद होता है समर्पण करना, हील करना और सेवा के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना। अगर प्रेशर आए तो ये लोग लड़ना पसंद नहीं करते, बल्कि रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। या तो ये लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं और या फिर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर लग्न अफ्लिक्ट हो जाए तो ये लोग प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, कन्फ्रंट करने से बचते हैं और अक्सर विक्टिम माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मून यानी कि चंद्र पाइसेस यानी कि मीन में हो तो ये लोग अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, इनकी सपनों की दुनिया। ये लोग सबका दर्द महसूस करते हैं और सभी सताए हुए के लिए इनके मन में एक सहानुभूति होती है, भले वो इंसान हो या जानवर। प्रेशर में आने पर ये लोग भावनात्मक रूप से व्याकुल हो जाते हैं और खामोशी और आंसुओं का सहारा ले लेते हैं या फिर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर मून अफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे लोगों की भावनाओं की कोई सीमा ही नहीं रहती, जो कि अक्सर इनको इम्प्रैक्टिकल बना देती है। दोस्तों, मीन राशि उन घरों में अच्छा काम करती है जहां पर समर्पण और कंपैशन की जरूरत होती है। चौथे घर में मीन राशि इमोशनल कंफर्ट और दूसरों का केयर करने में बहुत अच्छा काम करती है। 5वें घर में स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होने की वजह से मीन राशि आपको क्रिएटिव बनाती है। 9वें घर में मीन राशि आपको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ती है और कई बार बहुत हायर फिलोसफिकल नॉलेज भी देती है। 12वें घर में मीन राशि आध्यात्मिकता, आइसोलेशन और हीलिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। मीन राशि उन घरों में अच्छा काम नहीं करती जहां पर लॉजिक और स्ट्रक्चर अप्रोच की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हाउस में मीन राशि होने की वजह से पात्र हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, आइडेंटिटी का कंफ्यूजन। उसे प्रश्न खाता रहता है कि मैं हूँ कौन और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। थर्ड हाउस में मीन राशि होने की वजह से पात्र हमेशा सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश करता है। छठे हाउस में मीन राशि होने की वजह से पात्र हमेशा कंपटीशन को एस्केप करने की कोशिश करता है। 10वें हाउस में मीन राशि एम्बिशन और अथॉरिटी के लिए अच्छा काम नहीं करती।